नेशनल और इंटरनेशनल समाचार 21 से लेकर 23 सितंबर तक के। मेरा नाम शेखर है। बिना कोई समय लिए ऐसे शुरू करता हूँ। चलिए, पहला समाचार, सुरेखा यादव। ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा और लगना भी चाहिए। पूरे एशिया में ये पहली लोको पायलट के रूप में जानी जाती है, महिला लोको पायलट के रूप में। तो अब फाइनली ये रिटायर हो रही हैं, इसलिए भी जब वो नियुक्ति हुई थी तब भी न्यूज बनाई थी, जब रिटायर हो रही हैं तब भी समाचार बना रही है। पुणे मुंबई डेक्कन क्वीन, ये वो पहली ट्रेन थी जो उन्होंने संचालित की। इसके बाद भारत की पुरानी से लेकर नई सभी तरह की ट्रेन का संचालन करने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। अब फाइनली अपने कार्यकाल से वो सेवानिवृत्त हो रही हैं, इसलिए हम सुरेखा यादव के बारे में फिर से जान रहे हैं। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। महिला स्व सहायता समूहों को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य बन रहा है, ताकि उन्हें लोन लेने और बाकी के जो कार्य हैं उसमें सुविधा हो सके, अपनी विशिष्ट पहचान प्राप्त कर सके। इसी बीच भारत और ग्रीस नौसेना अभ्यास कर रहे हैं। पहली बार ये दोनों देशों के बीच आयोजन हो रहा है। सालामिस करके नौसेना बेस है, ग्रीस में ही है वो, वहीं ये आयोजन किया जा रहा है। 2 स्तर पे होगा, इसका नाम अभी नहीं रखा गया है, जैसे ही मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर सुल्तान जौहर कप की बात करते हैं। हर साल मलेशिया में अंडर 19 स्तर की एक हॉकी स्पर्धा होती है, उसका नाम है सुल्तान जौहर कप। अंडर 19 वर्ग में इस बार भारत के कप्तान है रोहित कुमार। 11 अक्टूबर से इस स्पर्धा में हम भारत को खेलते हुए देखेंगे। फिर है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नॉर्थ ईस्ट यात्रा के दौरान किया। त्रिपुरा में मौजूद है, ये नाम देख करके तो आप जान ही गए होंगे, पर क्या आप जानते हैं इसी जगह को कूर्म शक्तिपीठ भी कहा जाता है। जिस पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है उसकी पीठ उसी तरह दिखाई देती है जैसे कूर्म यानी कछुए की पीठ हो, इसीलिए इसे त्रिपुर सुंदरी पीठ के अलावा कुर्म पीठ भी कहा जाता है। आइए अब आते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज में। सिद्धार्थ नगर में गौतम बुद्ध के अवशेष तलाशे जाएंगे। भारत का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो उस पर फिर कार्य करने वाला है। क्या हुआ, पहले उस घटना को जानते हैं। हाल फिलहाल में समाचार मिला कि कोई व्यक्ति नीलामी में गौतम बुद्ध की अस्थियां बेचने वाला है। भारत ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और वो नीलामी रुकवाई। भारत उसे प्राप्त कर रहा है और अपने देश वापस लेकर के आ रहा है। जानकारी हुई तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर यानी पेपर हवा करके जो जगह है वहां से प्राप्त हुए थे खुदाई में। एक सालों पहले की बात करें तो 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर थे विलियम पेप्पे, उन्होंने उस खुदाई में गौतम बुद्ध की अस्थियां प्राप्त की थी। फिर वो लेकर के अपने देश चले गए, वहां से वो समहाउ अमेरिका पहुंचा, वहां से वो हांगकांग पहुंच गया था और फाइनली अब भारत उसे वापस लेके आ रहा है। तो इसी शोध को अब आगे बढ़ाते हुए दोबारा से खुदाई की जाएगी और 127 साल पहले अगर गौतम बुद्ध की अस्थियां प्राप्त की जा सकेगी तो हो सकता है उनसे मिले हुए कुछ और साक्ष्य भी हम प्राप्त कर सके। भारत के लिए उपलब्धि होगी। अब बात करते हैं वार्षिक आयुर्वेद दिवस। तो देखिए, हर बार 23 सितंबर को अब आयुर्वेद दिवस घोषित किया गया है। वैसे तो हम सब दीपावली के अवसर पर, धनतेरस जब आता है तो धन्वंतरी जी को याद करते हैं और आयुर्वेद दिवस उसे ही मानते थे, पर ऑफिशियली भारत सरकार ने 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित कर दिया है। क्यों ऐसा किया, इसके पीछे कारण है कि आज हम बड़े स्तर पर एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो गोवा में है वहां एक सम्मेलन कर रहे हैं और वहां धन्वंतरी जी को याद करते हुए इसे मना रहे हैं। साथ ही साथ आज का दिन क्यों चुना गया, इसके पीछे अगर हम कारण ढूंढे तो ये वो दिन है जब दिन और रात अपनी बराबर अवधि में रहते हैं। इससे पहले हमने योग दिवस भी मनाया था 21 जून, जब दिन की अवधि सबसे लंबी रहती है उत्तरी गोलार्ध पे। अब हम 23 सितंबर को चुन रहे हैं जब दिन और रात बराबर रहते हैं आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए। आई होप छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जरूरी है, याद रखिएगा। अब आते हैं बुलेट ट्रेन पार्ट 1। पार्ट 1 कहने का मतलब एक ट्रैक है, उस पर वो चालू होने वाली है। अभी भी उसमें दिसंबर 2027 को पहला चरण शुरू होगा, बट ये रूट है मुंबई अहमदाबाद जिसमें संचालित होगी। इसका पहला ट्रैक सूरत और बिलीमोरा के बीच तैयार किया जा रहा है। वहां अब सुरंग बनने का काम ऑलमोस्ट अपनी समाप्ति की तरफ है। 508 किलोमीटर बुलेट ट्रेन की टोटल लंबाई होने वाली है, उसके ट्रैक की लंबाई। अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री लगातार घोषणाएं किए पड़े हैं। इसके बाद इंडिया इंटरनेशनल सी फूड फेस्टिवल या सी फूड शो, ये आयोजित हो रहा है दिल्ली के प्रगति मैदान में और 25 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य वही है, समुद्री खान पान या उससे जुड़े हुए व्यापार जो है उसको सबके सामने प्रस्तुत कर। बात करते हैं जोरावर टैंक की। जोरावर टैंक स्वदेशी है। पहली सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वदेशी है, लाइट वेट है और कैसा है, कॉम्बैट में प्रयोग होने वाला यानी युद्धक टैंक है। पूरी तरह से बख्तरबंद यानी कि सुरक्षित, सिक्योर्ड। इसको बनाया है डीआरडीओ
और एल एन टी यानी लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी, इसने एल-एन-टी के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स हजीरा गुजरात में इसको तैयार किया गया। कहाँ इसको तैयार किया जाएगा, तैनात किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा ये टैंक? एलएसी, एलएसी नॉट एलओसी। एलएसी कहाँ है? भारत और चीन के साझा बॉर्डर को हम कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कंफ्यूज मत होना। फिर ध्यान रखें, जनरल जोरावर सिंह की याद में इस टैंक को नाम दिया गया। ये डोगरा वंश के लिए कार्य करते थे और उन्होंने लद्दाख जीत करके दिया था कश्मीर के राजवंश को। राजा थे गुलाब सिंह। आइए अगली न्यूज पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है इस बार। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा 30 से 31 अक्टूबर के बीच। और आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया में चावल का बड़ा उत्पादक तो है ही, निर्यातक भी हम सबसे बड़े हैं, इंक्लूडिंग बासमती राइस। तो हम इसका आयोजन होते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन, इन दोनों के तत्वाधान में आयोजन होते हुए देखेंगे। ब्रिटेन भी अब फिलिस्तीन को मान्यता दे दिया और अब वैश्विक स्तर पर थोड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं इजराइल की। फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन की मान्यता को लेकर के G7 के देश लगातार घोषणाएं किए जा रहे हैं। हम देखें तो फ्रांस पहले ही घोषणा कर चुका था, हमने कनाडा को घोषणा करते हुए देखा था और अब ब्रिटेन भी घोषणा कर दिया है। अलग अलग और छोटे बड़े 150 से भी अधिक देश फ्री फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, G7 के देश तो मान्यता दिए ही हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी मान्यता दे चुके हैं। ये मान्यता क्यों ज्यादा जरूरी हो जाती है और किसने की घोषणा? कीर स्टारमर जो कि पीएम है ब्रिटेन के, उन्होंने घोषणा की 1917 में, जब फाइनली विश्व युद्ध खत्म होने के बाद बसाया गया इजराइल को ला करके फलस्तीन वाली जगह पर, तो उस परियोजना का एक अहम हिस्सा ब्रिटेन भी था। इसलिए ये जो घोषणा है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बात करते हैं इस महत्वपूर्ण समाचार पर, जो कि आने वाले दिनों में आपके क्वेश्चन बनने के भरपूर चांसेस लेकर के आते हैं। फिल्म अभिनेता हैं, आप सब जानते ही हैं, मोहनलाल जी हैं। मलयालम फिल्म, मुझे कहना चाहिए भारतीय फिल्म अभिनेता, क्योंकि ये सिर्फ मलयालम तक सीमित तो कतई नहीं रहे, पहचान के मोहताज भी नहीं है। इन्हें इस बार क्या प्रदान किया जा रहा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह के दौरान उन्हें यह सम्मान राष्ट्रपति महोदया के हाथों प्राप्त होगा। 1969 से दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की गई। दादा साहब फाल्के सिनेमा जगत का सबसे बड़ा हमारे यहाँ का पुरस्कार कहा जाता है। इसे जीतने वाली जो पहली शख्स थी वो एक महिला थी, देविका रानी रोरिक, इसको जीती थी। पिछले बार ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला था और इस बार मोहनलाल जी को मिल रहा है। ये 54वां दादा साहब फाल्के है। 2001 में मोहनलाल को पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। अमोघ फ्यूरी युद्ध अभ्यास, ये देखिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो राजस्थान में है, वहां इसका आयोजन किया गया भारतीय थल सेना के द्वारा। तैयार रहना चाहती है थल सेना, अगर उस पर हवाई हमला हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हमला हो, ड्रोन हमला हो, उन सब के लिए खुद को तैयार रखना चाहती है और इसलिए अभ्यास किया गया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। इसके द्वारा पूछेगा तो भारतीय थल सेना मल्टी डोमेन ऑपरेशनल आयोजन था, जिसका उद्देश्य मैं आपको समझा ही दिया हूं, हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार रहना। अब बात करते हैं सावलकोट जल विद्युत परियोजना। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग से परियोजना है और चर्चा में रखेंगे। चिनाब नदी पर बन रही है। कहाँ बन रही है? जम्मू कश्मीर में। और आज की परियोजना नहीं है। इस परियोजना को यदि देखा जाए तो 1984 में ही घोषित किया गया था। अब इसे फाइनली सिंधु जल समझौता चूंकि हम अपनी तरफ से डिनाई कर चुके हैं, तो वापस से प्रारंभ कर रहे हैं। 1865 मेगावाट इसमें विद्युत बन सकेगी और स्टेज 1 स्टेज 2 हम जाने देते हैं, टोटल याद रखते हैं 1865 मेगावाट जल विद्युत बन सकेगा। ये भारत के लिए बड़ी बात है। 192 मीटर ऊंचा ये कंक्रीट का बना हुआ ग्रेविटेशनल नियम का पालन करता हुआ गुरुत्वीय बांध होगा, तो ध्यान रख सकते हैं। तो ये थे आपके लिए कुछ समाचार, हालांकि कम थे, पर हाँ जरूर आप अपडेट रखिए अपने आप को कि ये और ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार इसी तरह नए समाचारों के साथ आपसे मिलते हैं।